हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे साइंस का, जो कि है ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा में क्या होता है? ऊष्मा एक भौतिक गुण होता है किसी पदार्थ का। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। जैसे कोई वस्तु कितना ठंडा है, कितना गर्म है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र जानतो रेशों से बनाए जाते हैं, और यह भी हम जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो जानवरों के रेशों से, जो ऊन होता है उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं, ये हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उनसे बनाया जाता है ना, जैसे पटसन, जूट, ये सब जो होते हैं। देखिएगा, जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, मौसम गर्म होता है तो हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, जैसे सफ़ेद कलर का। और सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग गाढ़े कलर का या डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, गर्म और ठंडा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गर्म और ठंडा किस तरीके से पहचानते हैं। तो देखिएगा, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा ठंडी होती हैं, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? तो सबसे पहला तरीका है, आप छू करके उसको बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि पानी रखे गए हैं, मान लो एक में गर्म पानी, इसमें एक में कम गर्म पानी और एक में ठंडा पानी है, तो आप हाथ उसमें डाल करके आप पता कर सकते हो कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है। इस तरीके से छू करके आप भी इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, तापमान को मापने के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका पता हम स्पर्श इंद्री द्वारा हम लगा सकते हैं, यानी कि छू करके उसको पता कर सकते हैं। उसके बाद ताप को मापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं? तापमापी बोलते हैं। एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो जिस थर्मामीटर से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसमें देखिए सूचकांक बने हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक? 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 94 से लेकर के 108 फ़ारेनहाइट तक। और इसमें क्या होता है, एक ये बल्ब होता है ये। ठीक है, एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। इसमें क्या होता है, एक बल्ब होता है ये पूरा, और इसमें क्या होता है, एक पारा भरा होता है। बीच में जो धातु आपको दिख रही है छोटा सा, ये क्या होता है? पारा। पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। जैसे ही इसमें हम टच करते हैं, ठीक है, तुरंत उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से पारे में फैलाव होता है। ठीक है, एक्सपेंसन होता है, और जितना ऊपर पारा चढ़ता है उसी हिसाब से हम टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग के लिए किया जाने वाला मापक्रम जो है सेल्सियस स्केल है, या सी द्वारा दिखाते हैं। तो टेम्परेचर को जो मापते हैं वो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और यहाँ पे पैमाना आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो मनुष्य का तापमान होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य का तापमान भी 35 से कम नहीं होता और 42 से ज़्यादा नहीं होता, तो इसी के बीच का तापमान मनुष्य का होता है। इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो थर्मामीटर होता है डॉक्टर वाला, वो भी इसी के बीच का होता है। ठीक है, अब 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में 94 से लेकर 108 तक होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थर्मोमीटर से ताप मापना, किस तरीके से हम थर्मोमीटर से ताप को माप सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। मेन चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। देखो, थर्मोमीटर का जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसका उपयोग करने से पहले इसको अच्छे तरीके से हमें एंटीसेप्टिक द्वारा धुल लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे मरीज जो इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई दूषित ना हो, इसलिए इसको धुल लेना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखो, जो मैंने बताया था कि डॉक्टरी थर्मोमीटर जो होता है उसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच क्यों होता है? उसका परास रेंज क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा शरीर का तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए ऐसा होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो प्रयोगशाला में होते हैं, लेबोरेटरी में जो होते हैं हमारे थर्मोमीटर, उनका जो रेंज होता है, परास होता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक
होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी अनेक छोटे भाग द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ पे जो है ये आपको दिखाया गया है इधर में फिगर में, ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी ये वाला है, जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये प्रयोगशाला तापमापी है, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा, थर्मोमीटर में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? पारा यानी कि मरकरी। उसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होती है। अब देखिए यहाँ पे ये डिजिटल थर्मोमीटर है, जो कि अब ठीक है अब आया हुआ है। तो डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, इसमें पारा नहीं भरा होता, इसमें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं या ठीक है आजकल इसको क्या बोलते हैं, अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मोमीटर बोलते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण आइए देख लेते हैं। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? जैसे एक बर्तन को आप गर्म करके उसको हटा के रख दो कहीं अलग, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा जो है ना, वो बर्तन से निकल के परिवेश में चली जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए मान लो ये एक बर्तन है, इसको गर्म करके हमने रखा, फिर यहाँ से जो गर्म है इसकी जो ऊष्मा है कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ चारों दिशाओं में ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, और इसलिए बर्तन क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, जो ऊष्मा होती है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलेगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है, ठीक है। मान लो इसका टेम्परेचर 2 है, इसका टेम्परेचर कितना है 3। तो जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो ऊष्मा किधर जाएगी? तो जो 3 वाला ज़्यादा गर्म है इससे चलेगी 2 की तरफ, ठीक है। ऐसे फिगर आप बना लीजिएगा, समझ लेंगे। तो दो वस्तुओं का संपर्क बनाते हैं, जिसका टेम्परेचर अधिक होता है उससे ऊष्मा का प्रवाह होता है दूसरे वाले में, ठीक। चलो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ बताई गई हैं। पहली विधि है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। तो पहले हम चालन को पढ़ते हैं। तो देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। ठोसों में प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जैसे एक लोहे की रॉड है, ठीक है। लोहे की रॉड को लेकर के हम इसको आग में जलाते हैं, एक सिरे को, ठीक है। एक सिरा क्या करते हैं, हम आग में रख देते हैं। तो आप देखोगे धीरे धीरे इसका दूसरा सिरा, ये वाला सिरा भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये आग के पास वाला जो सिरा होता है पहले गर्म होता है, फिर वो अपने बगल वाले पार्टिकल को ऊष्मा देता है, फिर उसके बगल वाले को, इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रक्रम चलते चलते यहाँ तक भी गर्म हो जाता है। तो इस विधि को, जब इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक सिरे से दूसरे तक जाती है, तो उसे हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन या कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखना, ऐसा ठोसों में होता है, ठीक। अब आपने देखा होगा, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके जो हत्थे होते हैं उसमें या तो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का लगा होता है। क्यों लगा होता है? इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि ऊष्मा का चालन होगा तो उसका हत्था भी गर्म हो जाएगा, और हत्था गर्म होगा तो फिर आप पकड़ेंगे तो हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए उसमें प्लास्टिक या चालक जो होते हैं, जो ऊष्मा का चालन नहीं करते, उसको लगाते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक और वो लकड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रयोग यहाँ पे दिखाया गया है, एक लोहे की रॉड है, यहाँ पे मोम के टुकड़े लगा दिए गए हैं। एक सिरे को गर्म करते हैं, धीरे धीरे सारे सिरे पिघलने लगते हैं और गिर जाते हैं। तो इससे पता चलता है ऊष्मा का चालन हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें कुचालक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। चलिए, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक तथा लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। वायु क्या है? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब देखिएगा, अब देखो एक बात और, अब चालन तो हमने पढ़ लिया, अब संवहन हम पढ़ते हैं। संवहन में क्या होता है? जैसे एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे कुछ हमने कुछ रंग डाल दिए हैं, जिससे हमको पता चलेगी कि संवहन हो रहा है कि नहीं। तो फिर जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं, देखिए नीचे बर्नर लगा हुआ है, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर होता क्या है, सिंपल सा लॉजिक समझ लो इसका क्या होता है। पहले नीचे वाला पानी, ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो इसमें गर्म करने पर होता क्या है, जो नीचे वाला जल होता है यहाँ वाला, ये गर्म हो जाता है और गर्म होने पे कोई चीज़ ठंडी होती है तो ये ऊपर आएगा, गर्म होकर तुरंत ऊपर आता है और यहाँ ऊपर वाला जो ठंडा पार्ट रहता है वो फिर नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है और फिर ऊपर वाला जो ठंडा पार्ट रहता है वो नीचे आता है। यही प्रक्रम आपने देखा होगा, चाय या पानी को उबालते हुए आपने देखा होगा, ऐसे यही प्रक्रम जो है यहाँ पे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे पानी उबलता रहता है। तो क्या होता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है। तो इस प्रक्रम द्वारा पूरा जल गर्म हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, या खासकर द्रव में होता है। देखिए फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। मैंने आपको बताया संवहन किस तरीके से होता है। संवहन सिर्फ इसमें होता है, ठोस में नहीं होता, सिर्फ द्रव में होता है। ठीक है, ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा इस प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका संवहन, चालन हो गया, संवहन हो गया। संवहन का एक प्रयोग है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रयोग है। देखो, एक है समुद्र समीर और एक है थल समीर। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, ये देखो अभी दिन का समय है, समुद्र समीर दिन में और थल समीर रात में। कैसे होता है पहले बात को समझो। देखो, जब दिन के समय क्या होता है, जब धूप निकलती है तो पानी देर से गर्म होता है और ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो यहाँ से क्या होता है, देखिए नीचे, जब ज़मीन जल्दी गर्म हो गई तो यहाँ से, अब देखिए, यहाँ से जो गर्म वायु है ये उठती है, ऊपर जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मतलब नीचे खाली हो जाता है। जैसे ही नीचे खाली होता है तो समुद्र से, चूँकि ये देर से गर्म हो रहा है, तो यहाँ की जो ठंडी वायु है वो यहाँ आती है। ठीक है, यानी कि दिन के समय क्या होता है, समुद्र से ठंडी हवाएं थल की ओर चलती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। यानी कि समुद्र की समीर इधर चलती है दिन के समय। क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ की वायु जो है, थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यहाँ स्पेस खाली होता है तो इधर से वायु इसको भरने के लिए आ जाती हैं, ठंडी हवाएं। ठीक है, और रात के समय क्या होता है, चूँकि पानी देर से गर्म हुआ था तो देर से ठंडा भी होता है और ज़मीन जो है जल्दी गर्म हुई थी तो जल्दी ठंडी भी होती है। तो क्या होता है, इधर देर से गर्म होता है पानी देर से ठंडा होता है, तो इधर की वायु गर्म रहती है। जब इधर की वायु गर्म रहती है तो ये ऊपर उठ जाती है। इधर देखेंगे, ये इधर की गर्म वायु उठ जाती है तो थल से ठंडी वायु इधर चलती है। ठीक है, थल से ठंडी वायु इधर समुद्र की तरफ चलती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, थल समीर बोलते हैं। याद रखना, थल समीर रात में चलती है, समुद्र समीर दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आप समझ लिया। उसके बाद एक और विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि और होती है जिसको हम संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। संवहन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। संवहन क्या होता है, देखो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है सूर्य। सूर्य से हम तक जो प्रकाश ऊष्मा आती है वो कैसे आती है। सूर्य से, ये मान लो सन है हमारा, यस सन है, और यहाँ पे हमारा अर्थ है। ठीक है, तो सूर्य से जो लाइट आती है हमारी पृथ्वी तक, जो हमारे मतलब ऊष्मा आती है, वो कैसे आती है, क्योंकि यहाँ बीच में तो कोई माध्यम नहीं है। चालन के लिए ठोस होना चाहिए, संवहन के लिए द्रव होना चाहिए, तो कैसे आता है, यहाँ पे तो कोई माध्यम ही नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो कैसे आता है। इस विधि को हम बोलते हैं विकिरण या रेडिएशन। क्या बोलते हैं, विकिरण या रेडिएशन। विकिरण या रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। इसमें इसके विकिरण के लिए किसी भी आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ना तो ठोस ना तो द्रव, बिना किसी माध्यम के भी विकिरण से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। यानी कि सूर्य से जो गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, या चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस या द्रव। जबकि चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, जैसे वायु भी नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं या रेडिएशन बोलते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु तथा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, यानी कि माध्यम हो या ना हो, हम विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी तापक के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि जैसे मान लो हीटर के सामने आप बैठ गए, या ठीक है आग के सामने बैठ गए, तो कुछ ऊष्मा आपको जो है वो विकिरण के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन, यानी कि जो खूब गर्म बर्तन हो उसको अगर आप रख दो, रखने के बाद क्या हो, गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण के द्वारा ही प्रवेश में स्थानांतरित करता है, यानी कि कुछ ऊष्मा वो विकिरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। देखो क्या, अगर हमारा शरीर
पूछा जा सकता है हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। यानी कि हमारा जो शरीर है ना वो क्या करता है, रेडिएट करता है क्या, एनर्जी, ठीक है, ऊष्मा, हीट को रेडिएट करता है और उससे हीट रेडिएशन द्वारा ही प्राप्त करता है, ठीक है, परिवेश से यानी कि एनवायरनमेंट से। चलो देखो, गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में जाते समय आपको छाते का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? देखो, इसका कहने का मतलब है, दो प्रयोग है, मैं आपको दोनों प्रयोग समझाता हूँ। एक काले सफ़ेद बर्तन का लॉजिक भी समझाता हूँ और इसमें देखो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको समझाते हैं कि जब भी मान लो ये ऊष्मा है, ऊष्मा ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऊष्मा जा रही है और किसी वस्तु से टकराती है तो इसके तीन मतलब तीन चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे प्रकाश में हम लोग पढ़ते हैं, पहला तो ऊष्मा परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, चिकने सतह से टकरा कर ऊष्मा परावर्तित हो जाएगी। अगला क्या है, उससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, मतलब पारगम्य हो जाएगी, ऐसे बाहर चली जाएगी। और तीसरा क्या है, अवशोषित हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। तो जो अवशोषित होती है ऊष्मा किसी वस्तु में तो उसका ताप बढ़ता है, परावर्तित हो जाएगी तो कुछ नहीं होता है, और उसके पार निकल जाएगी तो भी कुछ नहीं होगा। जो अवशोषित ऊष्मा होगी उसी से उसका ताप बढ़ता है। पहला ये हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो चिकनी सतह होती है, जैसे प्रकाश का लॉजिक इसमें है, लाइट वाला जो होता है, चिकनी सतह से प्रकाश परावर्तित होता है, उसी तरह चिकनी सतह से ऊष्मा भी परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे बर्तन देखो, आपने देखा होगा गाँव में क्या करते हैं, बर्तन को मिट्टी लगा देते हैं नीचे तली पे खाना बनाते समय, और एक चिकना बर्तन है तो जो बर्तन को मिट्टी लगाते हैं वो क्या होता है, थोड़ा खुरदरा हो जाता है और जब उसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे तो काला हो जाता है। तो जो काला चीज़ होता है, ठीक है, जो गहरे रंग का होता है, काला होता है, वो ऊष्मा का अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेता है, यानी कि जल्दी गर्म होता है। और ये जो चिकना वाला आप देख रहे हैं ना, चिकने वाले में क्या होता है, जो चिकना वाला है ये, इसमें क्या होता है, ये परावर्तित करता है ऊष्मा को, और जब ऊष्मा को परावर्तित करता है तो धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है, ये लॉजिक है, इसका समझ लीजिएगा। तो काला और खुरदरा जो सरफेस होगा वो क्या करेगा, ऊष्मा को अच्छा से अवशोषित करता है, ठीक है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहने वस्त्रों के प्रकार, देखो गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, लॉजिक समझ लो, एक लॉजिक समझो कि हल्का रंग का जो कपड़ा होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जो गहरे रंग का कपड़ा होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। बस यही लॉजिक है, इसको आप नोट कर लेना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिएगा, आपने घरों को ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं, घरों को ठंडा करने के लिए जो हम दीवारें बनाते हैं ना, देखो उसमें जैसे ये दीवारें हैं, इसके बीच में मान लो एक दीवार है, ये एक दीवार है ये, ठीक है, इतनी मोटी दीवार है, इसके बीच में अगर हम कुछ स्थान को खाली करवाएं जिससे वायु भर जाए, क्योंकि वायु क्या होता है, ऊष्मा को का चालन नहीं करती है, ठीक है। तो अगर हम इसके बीच में स्पेस दे पाएँ, यानी कि कुछ वायु भरी रहे इसकी इस बीच में, तो क्या होगा, जो हमारे रूम के अंदर की टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा पाएगा, और बाहर मान लो गर्मी है तो उसका टेम्परेचर अंदर नहीं आ पाएगा, इससे हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ये लॉजिक यहाँ पे रहता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं उनमें क्या होता है, ऊन होता है ना, ऊन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, उसमें क्या होता है, ऊन के बीच, परतों के बीच में क्या होता है, वायु ट्रैप रहती है, ठीक है। मान लो ये लेयर है एक ऊन का, स्वेटर का, इसके बीच में क्या रहेगा, एयर ट्रैप रहती है। तो एयर जब होती है ना, तो बाहर की जो सर्दी है या अंदर की जो हमारे शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है, जैसे मान लो कि एक मोटा कंबल हम मोड़ लें, मान लो एक इतना मोटा कंबल है, इसको ओढ़ लिया हमने, और एक दूसरा जिसमें बताया गया है कि दो कंबल हम पतले पतले ओढ़ लें तो किस में ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी, ये चीज़। तो देखो, एक मोटा कंबल है और ये दो पतला पतला कंबल है, इसके बीच क्या होगा, एयर ट्रैप रहेगी, ज़्यादा एयर रहेगी। तो जब ज़्यादा एयर रहती है ना तो क्या होता है, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती, इसलिए हमें गर्म लगता है, डबल मतलब कि दो पतले पतले कंबल ओढ़ने पे, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे है कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी हमें उसके ताप द्वारा प्राप्त होती है, ताप द्वारा हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पे ताप लिख लीजिएगा, ठीक है। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी थर्मोमीटर से नहीं माप सकते, क्यों, क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है वो 35 से 42 तक मापता है, ठीक है। और पानी किस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो नहीं माप पाएगा। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, वह दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे करती है, चालन द्वारा करती है। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, गहरे रंग के, ठीक है। इसको मैच करना है, जैसे थल समीर बहने का समय क्या होता है, तो मैंने बताया था थल समीर कब बहती है, रात के समय बहती है, तो इसमें आप फोर्थ वाला लगा लीजिएगा, ठीक है, इसमें फोर्थ वाला रहेगा, ये यहाँ से उल्टा लगा देते, एक मिनट, यहाँ से
का में आपका रहेगा फोर्थ वाला ये। समुद्र समीर के बहने का समय, समुद्र समीर हमेशा दिन के समय बहती है, ठीक है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, गहरे रंग के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं और हल्के रंग के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे देखिएगा 30 डिग्री सेल्सियस के एक फ़िल्टर 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस का है एक, और एक 50 डिग्री सेल्सियस का है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला ताप ज़्यादा ताप है, यहाँ से ऊष्मा इसको मिलेगी 30 डिग्री सेल्सियस वाले को, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो 30 डिग्री सेल्सियस से और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया तो इस प्रक्रम में क्या होगा। देखिए जो गोली है उसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो कटोरी है उसका भी, कटोरी में जो जल है उसका भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जब समान ताप रहता है, दो वस्तुओं का अगर तापमान जो है सेम है तो जो है ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसमें है, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का तापमान समान है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा। तो देखो लकड़ी का एक चम्मच है, उसको आइसक्रीम के प्याले में डुबो दिया गया है, तो कह रहा है कि इसका दूसरा सिरा क्या होगा। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चालन के द्वारा तो ठंडा हो जाती थी, लेकिन ठंडा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है। तो यानी कि जब मान लो आइसक्रीम है, इसमें आप लकड़ी का एक टुकड़ा ऐसे लकड़ी का चम्मच डाल दिए, तो ये तो आइसक्रीम में है, लेकिन ये ठंडा नहीं हो, क्योंकि चालन नहीं करता लकड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कांपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है। आपने देखा होगा स्टेनलेस इस्पात जो होता है उसकी कढ़ाई जो होती है उसके नीचे तांबे का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि यहाँ पे लिखा है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा जो तांबा होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी कि हमें अत्यधिक जल्दी से वो गर्म होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक था। तो अभी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।